जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजमनी जो है उसको तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं, ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है, उनकी ख्वाहिश से बनती है। A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए।
ہماری جتنی بھی ابھی زندگی ہے ہم ڈیووٹ کریں گے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے. ایک سوال آپ سے ہے، آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق تعارف کرایا گیا ہے کہ میں بھی سویلین جرنیل ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جس قسم کے حالات ہیں، مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے. اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے، پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار، خوددار شخصیت کے کیا کہتے ہیں، قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار، خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا. کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی، انگریزوں نے بنائی. اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت. کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا. پہلی امریکہ، دوسری روس، اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا. اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لایا. اس وقت ایسٹ پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا 30,000. تو نتیجہ ہوگا وہ ملٹری ڈبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے، آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے اس ملک کو لوٹ کر باہر بھر لیے ہیں. ان کا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، علاج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں. تو آج وہ جو نہرو کی جو پیشین گوئی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پاکستان ایک صرف ایتھنک اور یعنی زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹونومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے، اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے
अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शंस। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके तसव्वुर से पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं। यके बाद दीगरे, जुडिशरी, पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का तो सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो हमें इन सब बातों को दुरुस्त करना है, इन इदारों को उनका जो तकरीम है, उनकी जो तहरीम है और जो उनकी इज्जत है वो रिस्टोर करनी है। फौज, पाकिस्तान की फौज बड़ी दुनिया में तस्लीम शुदा फौज है, उसको पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा 75 सालों से सपोर्ट किया है, और अभी भी करेंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि फौज उसी तरह कायम है। सिर्फ ये एक आदमी जब आ जाए वो गलत फैसले करके, तो 6 लाख 7 लाख फौजियों के नाम पर जब गलत फैसले करे, तो ऐसे लोगों का हमें इलाज आइंदा के लिए करना होगा। इसी तरह जुडिशरी और जो बाकी रहा ये जो है क्या पार्लियामेंट, ये सब इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ एक इंतखाबात का तरीका है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप भी इनके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ, 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं। तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम जिंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताएंगे? वाइस एडमिरल खावर अली। अभी मैं सबके नाम आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैं पाकिस्तान मैं पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडो खालिद चीमा। मैं एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर हो के हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिल मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों पे तो नहीं कुछ कर सकते। तो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पर चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चीमा। क्लोजिंग है सर, आप उठें, आप ये एक चीज़ जो जनरल अली कुली साहब के ज़हन में थी, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ।
कि हमने जब मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी उस वक्त भी हम लॉयर्स के साथ खड़े हुए थे। आज भी जब मुल्क इस हालत में पहुंच गया है और इस वक्त जो जुडिशरी के ऊपर दबाव है और जुडिशरी के ऊपर जिस तरह की क्रिटिसिज्म हो रही है और जो लॉयर्स कम्युनिटी उनके सपोर्ट में बाहर निकल रही है, तो हम भी इस चीज़ का आदा करते हैं कि हम भी इस मूवमेंट में लॉयर्स के साथ खड़े होंगे इन सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। क्या वो रास्ता इसलिए था कि पीडीएम हुकूमत को इस हवाले से मजबूर किया जाए आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इंतखाबात में जाए या मार्शल लॉ की तरफ से? नहीं जी नहीं, हमारा राब्ता इस मतलब के लिए नहीं था। हमारा सिर्फ राब्ता ये था कि हम उनके साथ अपने जो व्यूज़ हैं वो उनके साथ शेयर करें। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं जो हैं, इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में ये मुल्क जा रहा है, वो हमने वो ख्यालात उनसे बताए और ये बताएं कि ये जो फौज जो किसी वक्त पाकिस्तान के अवाम में इतनी मकबूल थी, ये अपनी मकबूलियत खो रही है और वक्त आ गया है कि हम जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम में जो फासले बढ़ते जा रहे हैं इनको कम करें। बारी बारी कमर जवेद बाजवा हैं जिनकी 4 साल पहले बेतहा तारीफें की जाती थी और इन्होंने इमरान खान ने भी एडमिट किया कि हमें बुलाने वाले वो हैं, और जब हुकूमत खत्म हुई बिल्कुल भी नहीं कहा बुलाने वाले वो बयान बदले जा चुके हैं कि अमेरिका ने साजिश की, नकवी ने की, फलाने ने की या फलाने ने की, तो अब कमर जवेद बाजवा बुरा है आपकी नज़र में? ये देखिए जी, मेरी बात सुने, ये आपको किसने कहा है कि हम बाजवा की तारीफ करते थे या बाजवा था यहाँ? हमारी बाजवा से डायरेक्ट मीटिंग हुई है। हमने डायरेक्ट उनके सामने अपने जो खदशात हैं, जो हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, हमने डायरेक्टली ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की। और उसके अलावा जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजमनी जो है उसको तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज करें। आप सब लोग सीनियर हैं और आप पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, आपका ब्रेन क्या कहता है कि इस मसाइल में हम घिर चुके हैं, इस मुल्क को इन मसाइल से निकालने का वाहिद और आखिरी तरीका एक ही हल है उसका एक ही हल है कि इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। बस एक बात, वो एक शेर है, जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जज़ाकल्लाह बस। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने जा रही है, आप इदारों को क्या पैगाम देंगे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करें? हमने पहले भी कह दिया था जी कि हम सुप्रीम कोर्ट और वकला जो सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में तहरीक करेंगे, हम उसमें मुकम्मल तौर पर शामिल होंगे। थैंक यू। एक्सीलेंट।